सभी को मैं मेरा चैनल क्रेजी फिजिक्स में स्वागत करता हूँ। इस चैनल का जरिए फिजिक्स का बहुत सारा फेनोमेनन को इजी तरीके से समझने के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल का अपडेट्स मिलने के लिए नीचे दिया हुआ बेल बटन को जरूर प्रेस कीजिए। इस वीडियो को आपको अच्छा लगे तो इसको जरूर लाइक कीजिए और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा आपका फ्रेंड सर्कल में फैला दीजिए। एवरीवन, आज मैं मेरा चैनल क्रेजी फिजिक्स में जो टॉपिक लेकर आया हूँ वो टॉपिक है रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड शिफ्ट इन रामन स्पेक्ट्रा। ये एक बहुत ही डिमांडेड टॉपिक है और ये लेक्चर शायद ही यूट्यूब में आपका इसका पहले कोई अपलोड किया है, तो इस लेक्चर को आप बहुत अच्छी तरीके से सुनिए जो आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए चालू करते हैं आज का लेक्चर। जैसे आप लोगों को मालूम है, इस लेक्चर में मैं आपका सामने जो टॉपिक लेकर आया हूँ रामन स्पेक्ट्रा। व्हाट इज द नीड ऑफ दिस रामन स्पेक्ट्रा? ये रामन स्पेक्ट्रा का जरूरत क्या है? जैसे as you can know that C.V. Raman have invented the things। जब वो ये चीज इन्वेंट किया था तो इसका क्या नेसेसिटी आया था? ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आपको मेरा ये सजेशन है, कभी आपको मौका मिले तो इस टॉपिक को आप लोग अच्छी तरीके से पढ़िए। तो व्हाट इज द नीड ऑफ रामन स्पेक्ट्रा? जैसे आप लोग को मालूम है कि फिजिक्स में एक जब हम लोग रिसर्च करते हैं तो वहाँ पर वी हैव टू अंडरस्टैंड द एटॉमिक मॉलिक्यूलर बिहेवियर ऑफ द पार्टिकल। जब हम लोग एटॉमिक मॉलिक्यूलर लेवल का बिहेवियर लेकर स्टडी करते हैं तो हम लोग का पास फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों एक दूसरे से कोई अंतर नहीं रहता, एक दूसरे के साथ मार्ज हो जाते हैं। और वहाँ पर ही ये जो रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी है इसका बहुत ही नेसेसिटी है। बेसिकली ये जो रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी है ये उस मटेरियल का केमिकल प्रॉपर्टीज एज वेल एज द फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करवाता है। इसीलिए ये फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जो आई थिंक यहाँ पर मेरा बहुत सारा यूजर्स होंगे जो फिजिक्स बैकग्राउंड से नहीं होंगे, तो उसके लिए ये जो स्कैटरिंग फिनोमिनन्स है, जब मैं इस चीज को बोलूंगा तो आप बहुत ही अच्छी तरीके से इस चीज को स्टडी करना। तो बेसिकली मैं यहाँ पर जो टॉपिक आपका सामने लेकर आया हूँ इसका बेसिक्स, इस लेक्चर में इसका रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी का बेसिक्स और इसका स्पेक्ट्रम एनालिसिस के बारे में मैं डिस्कस करूंगा और इसका आगे इसका और भी डिटेल्ड लेक्चर्स अपलोड करूंगा। तो चलिए इसका बेसिक्स क्या है उस चीज को हम लोग समझने का कोशिश करते हैं कि व्हाट इज हैपनिंग। कोई भी मटेरियल में जब लाइट इंसिडेंट होता है या कोई भी मटेरियल में जब कोई भी एनर्जी जब इंसिडेंट होता है तो इसके अंदर क्या होता है? यहाँ पर कुछ तरीके का फेनोमेनन होता है। जैसे व्हेनेवर इट डायरेक्टली ट्रांसमिट फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर पोजिशन देन इट इज कॉल्ड एज ट्रांसमिशंस। जब ये ट्रांसमिट करने पर व्हेन इट रिफ्लेक्ट्स बैक तो इसको बोला जाता है रिफ्लेक्शन। व्हेन इट गेट इनटू, लेकिन ये जब बाहर आ नहीं सकते तो इस फिनोमिनन को हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्शन फिनोमिनन। एंड जब यहां से कोई किसी भी तरीके का एनर्जी या लाइट ग्लो करता है तो इस प्रॉपर्टीज को हम लोग बोलते हैं लुमिनेसेंस प्रॉपर्टी। और एक तरीके का फिनोमेनन यहाँ पर होता है, लाइट इंसिडेंट होने के बाद वो डेविएट करते, वो एनर्जी डेविएट करते हैं, इसको बोला जाता है इलास्टिक स्कैटरिंग। और यहाँ पर और एक तरीके का फिनोमेनन होता है, इसको बोला जाता है इन इलास्टिक स्कैटरिंग। तो ये इलास्टिक स्कैटरिंग और इन इलास्टिक स्कैटरिंग, इस चीज को हम लोग को बहुत अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा। इसीलिए सबसे पहले हम लोग को जो टॉपिक समझना पड़ेगा वो है स्कैटरिंग। व्हाट डज इट मीन? जैसे सपोज ये जो आपका सामने ये जो रेड कलर का बॉल दिख रहा है, सपोज दिस रेड energy
रेड कलर का जो लाइन दिख रही है एक एनर्जी एज्यूम कीजिए। व्हेनेवर इट इज इंसिडेंटिंग ऑनटू द मटेरियल, तो यहाँ पर क्या होता है, दो ग्रीन कलर का दो लाइन यहाँ से निकलते हैं और ये जो फिनोमेनन होता है इस फिनोमेनन को बोला जाता है इस फिनोमेनन को बोला जाता है स्कैटरिंग फिनोमेनन। बेसिकली यहाँ पर दो तरीके का फिनोमेनन होता है, वन इज इलास्टिक स्कैटरिंग एंड अनदर वन इज इन इलास्टिक स्कैटरिंग। इलास्टिक स्कैटरिंग का मीनिंग क्या होता है? इलास्टिक स्कैटरिंग का मीनिंग ये होता है कि जब ये रेड लाइट इसका अंदर से जब इंसिडेंट हो रहा है, इंसिडेंट होने के बाद एक एनर्जी एमिट करेंगे, ये जो एनर्जी जब एमिट होगा, इफ देयर इज नो चेंज इन एनर्जी, दैट मीन्स जितना एनर्जी से वो आ रहा है उतना एनर्जी निकल रहा है, तो इस चीज को बोला जाता है इलास्टिक स्कैटरिंग। और इन इलास्टिक स्कैटरिंग क्या होता है, जब एनर्जी इंसिडेंट होता है और देयर इज चेंज इन एनर्जी, उस फिनोमेनन को बोला जाता है इन इलास्टिक स्कैटरिंग। तो ये जो दो तरीके का फिनोमेनन को, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी को समझना है तो हम लोग को ये दो तरीके का फिनोमेनन को अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा। और ये जो इलास्टिक स्कैटरिंग और इन इलास्टिक स्कैटरिंग जो है, इस चीज को अगेन मैं तीन तरीके से डिवाइड कर सकता हूँ, जैसे रेली स्कैटरिंग, कॉम्पटन इफेक्ट एंड रमन स्पेक्ट्रा। ये रेली स्कैटरिंग क्या है? Suppose I am considering a molecule. Whenever the energy, some energy is incident onto it and it again deviates. तो यहाँ पर क्या होता है, and if there is no any change of energy is taking place, that means जितना एनर्जी इंसिडेंट हो रहा है उतना एनर्जी एमिट हो रहा है, तो इस चीज को बोला जाता है रेली स्कैटरिंग। नाउ सेकेंड वन इज कॉम्पटन इफेक्ट। ये जो चीज है, इस चीज को रेली स्कैटरिंग एंड कॉम्पटन इफेक्ट, ये दोनों चीज को आपको बहुत अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा रमन इफेक्ट को समझने के लिए। रेली स्कैटरिंग में क्या था, मॉलिक्यूल्स, लेकिन कॉम्पटन इफेक्ट में आई एम कंसिडरिंग अ चार्ज पार्टिकल। व्हेनेवर सम एनर्जी इज इंसिडेंटिंग ऑन टू इट एंड इट इज अगेन एमिटिंग, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर देयर इज सम लॉस इनटू द एनर्जी, दैट मीन्स यहाँ पर एनर्जी इंसिडेंट होगा, दिस चार्ज पार्टिकल इट एब्जॉर्ब्स द एनर्जी एंड देन द रिमेनिंग एनर्जी इट एमिट्स। तो ये जो फिनोमिनन होता है, जो हम लोग का डे टू डे लाइफ में जो इंसिडेंट होता है, जैसे सपोज आई एम टेकिंग अ गन, मैं एक टेनिस बॉल ले लिया, उस बॉल को मैं शूट किया, शूट करने के बाद क्या है, सपोज द सम एनर्जी इज एमिटिंग आउट, तो यहाँ पर गोली जब द एनर्जी व्हेनेवर इट इज इंसर्टिंग इनटू द चार्ज्ड पार्टिकल, तो इसके अंदर वो एब्जॉर्ब होता है और द रिमेनिंग पार्ट इट इज एमिटिंग बैक। तो ये जो फिनोमिनन होता है, इस फिनोमिनन को बोला जाता है कॉम्पटन इफेक्ट। ये हम लोग का डे टू डे लाइफ में हमेशा ही घटते रहता है। लेकिन इसके बाद मैं जो आपका सामने जो एग्जाम्पल लेकर आ रहा हूं वो है रमन स्पेक्ट्रा। व्हाट डज इट मीन? बेसिकली रमन साहब इस चीज को ऑब्जर्व किए थे और इस चीज को देखे थे, इन 1 मिलियंस में एक या दो बार इस चीज होता है। ये क्या है? ही हैज कंसिडर्ड अ मॉलिक्यूल्स, और उसका अंदर जब कोई एनर्जी इंसिडेंट होता है, तो प्रीवियस केस में रेली स्कैटरिंग में क्या होता है, रेली स्कैटरिंग में यहाँ पर हुआ था इलास्टिक स्कैटरिंग, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा इन इलास्टिक स्कैटरिंग। दैट मीन्स सम पार्ट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द मॉलिक्यूल एंड देन द रिमेनिंग पार्ट इज एमिटिंग। यहाँ पर दो तरीके का केस हो सकता है, इट कुड बी द एनहांसमेंट ऑफ द एनर्जी और देयर कुड बी द डिक्रीमेंट ऑफ एनर्जी, और डिपेंडिंग ऑन दैट एनर्जी लेवल्स यहाँ पर हम लोग को स्पेक्ट्रल लाइंस मिलता है। यहाँ पर क्या होता है, व्हेनेवर आई एम कंसिडरिंग द इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो यहाँ पर इस तरीके का दैट मीन्स एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जाएंगे। लेकिन जब हम लोग रमन स्कैटरिंग के बारे में सोचेंगे, देन यहाँ पर दिस कुड चेंज इट्स energy state from here to here, or it could change its state
फ्रॉम हेयर टू हेयर। यहाँ पर जो टर्मिनोलॉजी काम में आएगा दैट मीन्स रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड इलेक्ट्रॉनिक रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। आज मैं ये जो तीनों रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड इलेक्ट्रॉनिक रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में मैं मेरा नेक्स्ट वीडियो में वीडियो लेक्चर अपलोड करूंगा और आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। आज मैं बेसिकली इस लेक्चर के जरिए आपको रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का बेस और इसका ग्राफ का बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करने का कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर जैसे आप लोग को मालूम है कि रेली स्कैटरिंग में किस तरीके से होता है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एनर्जी लेवल दैट मीन्स द इंसिडेंट एनर्जी एंड द एमिटेड एनर्जी दे आर सेम। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जैसे रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में होता है, यहाँ पर क्या होता है, इलास्टिक स्कैटरिंग होता है, यहाँ पर इन इलास्टिक स्कैटरिंग होता है। वन इज यहाँ पर जो होगा, यहाँ पर स्ट्रोक लाइन एंड ड्यू टू दिस रीजंस यहाँ पर दो तरीके का लाइन दिखा जाता है। वन इज स्ट्रोक लाइन एंड अनदर वन इज एंटी स्ट्रोक लाइन। अभी मैं इसको मैं इस चीज को मैं ऐसे ऑब्जर्व करूं तो सपोज आई एम कंसिडरिंग दिस इज अ 488 mm लेजर बीम पासिंग थ्रू अ लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मुझे इस तरीके का एक इमेज दिखेगा। सो दिस इज ड्यू टू द रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, दिस इज ड्यू टू द रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। और यहाँ पर क्या है, मैं जैसे ही पहले आपके साथ पहले बार डिस्कस किया कि यहाँ पर दो तरीके का लाइन दिखेगा, वन इज स्ट्रोक लाइन्स एंड अनदर वन इज एंटी स्ट्रोक लाइन। जैसे मैं पिछले आपको बोला था कि यहाँ पर जब रमन स्कैटरिंग होता है, देयर आर टू टाइप ऑफ स्कैटरिंग फेनोमेनन आर देयर, वन इज इलास्टिक स्कैटरिंग एंड अनदर वन इज इन इलास्टिक स्कैटरिंग। रेलिंज क्राइटेरिया में आपको जो फेनोमेनन दिखते हैं उसको बोला जाता है इलास्टिक स्कैटरिंग, लेकिन रमन में जो फेनोमेनन आपको दिखा जाता है उस चीज को बोला जाता है एंटी स्ट्रोक लाइन्स एंड एंटी स्ट्रोक लाइन। स्ट्रोक लाइन में क्या होगा, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब द एनर्जी दैट मीन्स चार्ज पार्टिकल के ऊपर जब इंसिडेंट एनर्जी इंसिडेंट होता है और व्हेन एवर द इलेक्ट्रॉन्स दे एब्जॉर्ब द एनर्जी, उस टाइम में हम लोग को क्या मिलता है, स्ट्रोक लाइन। और whenever this charge particle or the electron emit the energy, तो हम लोग के पास जो मिलता है उसको बोला जाता है एंटी स्ट्रोक लाइन्स। ओके, तो आई थिंक ऑल ऑफ यू आर एंजॉइंग द लेक्चर्स। ये जो आपको जो इमेज दिखाया गया है, दिस इज द रमन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। ये जो है ये रमन इंस्ट्रूमेंट है। यहाँ पर बहुत तरीके का रमन इंस्ट्रूमेंट है। तो यहाँ पर मैं आपको एक पिक्टोरियल डायग्राम, एक पिक्चर यहाँ पर दिखाया, और ये जो स्लाइड है, ये स्लाइड में उसका बेसिक प्रिंसिपल्स दिखाया जा रहा है। यहाँ पर क्या होता है, बेसिकली द लेजर लाइट इज देयर, इट इज पासिंग थ्रू अ cylindrical lens, then it is passing through a dichroic mirrors, then it is passing through the microscope object। यहाँ पर जब मिरर से इंसिडेंट होने के बाद एक पार्ट लेंस से जाकर ये सीसीडी में जाता है और यहाँ से ये जो चीज है ये चीज डिटेक्ट होता है। और ये जो सैंपल है, दिस सैंपल्स जिसका आपको रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का मेजरमेंट लेना है, तो ये जो है टोटल सेटअप है और ये इसका इंस्ट्रूमेंट है। और इसका बाद आपको यहाँ पर डिटेक्टर से जो ग्राफ मिलेगा वो ग्राफ आपको इस तरीके से एक ग्राफ दिखेगा। यहाँ पर दिस ग्राफ इट इज प्लॉटेड अगेंस्ट द इंटेंसिटी वर्सेस द रमन शिफ्ट। ये जो रमन शिफ्ट है इन और शिफ्ट इन रमन स्पेक्ट्रा जो है ये किस तरीके से है और ये व्हाट डज इट सिग्निफाइज और इसका पीछे का मैथमेटिकल बैकग्राउंड क्या है, ये चीज मैं आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। बेसिकली रमन शिफ्ट्स टिपिकली रिपोर्टेड इन वेव नंबर्स व्हिच हैव यूनिट्स इनवर्स लेंथ। दैट मीन्स यहाँ पर डेल ओमेगा जो है, डेल ओमेगा इट इज डिनोटेड एज रमन शिफ्ट, इट इज इक्वल टू 1 lambda naught minus 1 lambda 1। Lambda naught is the excitation wavelength and the lambda 1 is the
रमन स्पेक्ट्रम वेवलेंथ। यहाँ पर क्या है, बेसिकली द रामन स्पेक्ट्रा को जिस चीज के जरिए रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, द रामन स्पेक्ट्रा इज इनवर्स सेंटीमीटर्स सिंस द वेवलेंथ इज ऑफन एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ नैनोमीटर्स, देयरफॉर। तो ये जो फॉर्मूला, इस फॉर्मूला को हम लोग नैनोमीटर में कन्वर्ट करने का लिए हम लोग को ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ओके, और यहाँ पर देखिए ये जो है ओमेगा 1 डेल ओमेगा इजकल टू 1 अपॉन लैम्डा नॉट माइनस ऑफ 1 अपॉन लैम्डा 1, दिस बोथ ऑफ देम दे आर इन नैनोमीटर लेवल। और उसको हम लोग जब कन्वर्सन कर रहे हैं हम लोग को क्या मिलेगा, इट विल गिव अस द कन्वर्शन इनटू द nano level or the nanometer. So this is the mathematical logic behind the shift in Raman spectra. And now basically in this slide we are going to discuss about the whole summary of the presentations. ये जो चीज है, ये जो शिफ्ट इन रमन स्पेक्ट्रा हम लोग को जो दिखेगा, ये किस तरीके से दिखता है, इसके पीछे का रीजंस क्या है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड। इस चीज को आप लोग अच्छी तरीके से देखिए और इस चीज को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट डाउन कर लीजिए। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी मेजर्स द एनर्जीज ऑफ फोटोन एक्साइटेशंस, वाइब्रेशनल और रोटेशनल एक्साइटेशंस इन द सिस्टम। इसका मीनिंग क्या है कि जैसे रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी ये जो है ये दो तरीके से डिवाइड किया जा रहा है। दो तरीके का रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी है, वन इज वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रा एंड अनदर वन इज रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बेसिकली हम लोग एनर्जी को मेजर करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इन द लोएस्ट ऑर्डर ऑफ अप्रोक्सीमेशन दिस एक्साइटेशंस may be viewed as a arising from a set of independent harmonic oscillators with sharply defined energy spectra. यहाँ पर क्या है, next point, in reality the phonon excitations are neither fully harmonic nor independent of each other. That means जब दो फोनोन एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करता है तो उसके बाद ये हार्मोनिक हो भी सकता है और ये नहीं भी हो सकता है। These interaction effects lead to the broadening of phonon spectral lines. That means ये जो इंटरेक्शन होता है इसके लिए ये जो स्पेक्ट्रल लाइंस में यहाँ पर ब्रॉडनिंग देखा जाता है। The ambient temperature also plays a very important role. That means even without any phonon or phonon electron coupling, that means यहाँ पर टोटल सिस्टम का जो टेम्परेचर है ये टेम्परेचर भी इस इफेक्ट को शिफ्ट इन रमन स्पेक्ट्रा का ऊपर एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करता है। ओके, तो दीज आर द रीजंस। और यहाँ पर जो है यहाँ पर किस तरीके का शिफ्ट होता है और उसका पीछे का रीजंस क्या है, ये चीज़ यहाँ पर एक्सप्लेन करने का कोशिश किया गया है। यहाँ पर दो तरीके का शिफ्ट दिखाया जाता है, एक है रेड शिफ्ट और एक है ब्लू शिफ्ट। जैसे मैं पीएल स्पेक्ट्रम में भी जैसे मैं आप लोग का साथ डिस्कस किया था, द रेड शिफ्ट एंड ब्लू शिफ्ट डिस्क्राइब्स हाउ द लाइट शिफ्ट्स टुवर्ड्स द शॉर्टर और हायर वेवलेंथ रीजन। यहाँ पर जो ब्लू शिफ्ट इज एनी डिक्रीज इन वेवलेंथ व्हिच कॉरस्पॉन्ड्स द इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यहाँ पर जो ब्लू शिफ्ट में जो केस हो रहा है रेड शिफ्ट में उसका ऑपोजिट केस होगा। बेसिकली द रेड शिफ्ट मीन्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोनोन इंटरेक्टिंग विद द इंसिडेंट फोनोन डिक्रीज्ड। दैट मीन्स रेड शिफ्ट में क्या होता है, ये जो फोनोन इंट्रैक्शन जो हो रहा है या फोनोन इलेक्ट्रॉन इंट्रैक्शन जो हो रहा है ये रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट इट माइट बी ड्यू टू दैट इंट्रैक्शन ऑल्सो। द रेड शिफ्ट इज ऑब्जर्व्ड ड्यू टू इम्प्रूव्ड क्रिस्टलाइन ऑफ द मटेरियल। और यहाँ पर ये जो दैट मीन्स जैसे मैं कोई सैंपल को जब पोस्ट डिपोजिशन ट्रीटमेंट देता हूँ, जैसे एनिलिंग बोलिए या और भी इरेडिएशंस बोलिए, तो उसमें क्या होता है क्रिस्टलिनिटी इम्प्रूव होता है और डिग्रेड होता है। तो ये जो रेड शिफ्ट एंड ब्लू शिफ्ट जो है दिस माइट ऑल्सो बी द रीजन ऑफ दैट। एक्सपेंडिंग ऑफ मटेरियल लीड्स टू फ्रीक्वेंसी डिक्रीज।
that means redshift. If the material lattice is composed of Raman shift increases, it is under tensile stress. That means इसका अंदर टेंसाइल स्ट्रेस या टेंसाइल स्ट्रेन आ गया तो भी इसका अंदर ये जो पीक शिफ्ट है यहाँ पर ब्लू शिफ्ट या रेड शिफ्ट ऑब्जर्व किया जा सकता है. तो दीज आर द सम बेसिक रीजंस और द बेसिक फंडा ऑफ द शिफ्ट इन रमन स्पेक्ट्रा. बेसिकली मैं यहाँ पर एक लाइन से कंक्लूड करूंगा. रमन शिफ्ट बेसिकली किया जाता है कि कोई भी मटेरियल का कॉम्पोजिशनल लेवल को समझने के लिए, लेकिन उसका कॉम्पोजिशनल बिहेवियर से भी ये इसका फिजिकल प्रॉपर्टी या स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज को एनालिसिस करने में इसका भी रोल बहुत ही बड़ा है. तो आई थिंक ऑल ऑफ यू हैव एंजॉयड द लेक्चर. आपको इस लेक्चर को अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना. थैंक यू वेरी मच.